हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ambitious.com। सो लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो बात हम लोगों ने की थी, उस टेस्ट के बाद से उस वीडियो के बाद से एक क्वेश्चन आया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किस किस ग्रुप के लिए होगा और गवर्नमेंट ने ऐसा क्या अनाउंस किया है। तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की गई है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, उसका क्या मतलब है, वो कौन से ग्रुप के हैं और कौन सी जॉब गवर्नमेंट जॉब सही है, बेस्ट है। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब तो देखिए सारी की सारी जॉब आज के डेट में गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब बेस्ट है, लेकिन किस पे स्केल पे है, किस सैलरी स्लिप पे है, क्या उसका बेसिक पे है और क्या उसके एडवांटेज हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की गई है सी और डी के लिए, नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। अभी जो भी ये ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम्स का, या गवर्नमेंट के जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने पूरी पब्लिक एम्प्लॉयज़ को या गवर्नमेंट सेक्टर्स को 4-5 ग्रुप में बांट दिया, 4 ग्रुप में बांट दिया है। बात हम करेंगे ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक। ठीक है, इसमें बांट दिया गया। बांटने का क्या मतलब है, इसके बांटने से इसको जो सेग्रीगेशन है उसको ये बताया गया कि कौन से किस बेसिक पे पे रहेगा, किसकी पे स्केल क्या रहेगी, किसका क्या वो रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, कौन से लेवल्स ऑफ पे में रहेगा। ये लेवल्स ऑफ पे हम लोग को जो 7th पे कमीशन जो इम्प्लीमेंट हुआ था, 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट, उसके बाद से वो पूरी जो बेसिक पे का जो कंसेप्ट जो था, बेसिक पे पहले एक बेसिक पे का कंसेप्ट आता था कि 9,300 से लेकर 15,600 तक आपकी बेसिक पे है। ठीक है, ग्रेड पे। इस चीज़ को उन्होंने मर्ज करके इसको पूरा हटा के अब लेवल्स में गवर्नमेंट जॉब को बांट दिया है। लेवल्स 1 से लेकर स्टार्ट होकर और पूरी लेवल्स जो है 18 लेवल्स तक जाती है। 19-20 भी लेवल्स है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्पेशल उसमें। तो अभी लेवल 1 से लेवल 118 तक है। इसमें जो सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ए, लेवल 15 से लेवल 20 के बीच में रहता है। दैन ग्रुप बी में देखो, ग्रुप बी में लेवल 6 से लेवल 9 और लेवल 10 से लेवल 14 तक का जो रहेगा ये गैजेटेड रहेगा। लेवल 10 से लेवल 14 गैजेटेड रहेगा और लेवल 6 से लेवल 9 जो रहेगा वो नॉन गैजेटेड रहेगा। हालांकि 8 और 9 इंटरनल प्रमोशंस के लिए रखा जाता है। ठीक है, ये आपको भी ज़रूरत नहीं है समझने की, लेकिन ये इंटरनल प्रमोशंस के लिए होता है। ठीक है, लेवल 9 बेसिकली। फिर आती है ग्रुप सी और डी जो लेवल 1 से लेवल 9 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो पीपल हु गेट्स अपॉइंटेड इन दिस ग्रुप आर ऑफिशियल्स एंड आर एम्प्लॉयड एट द वेरियस मैनेजरियल पोजीशन अक्रॉस गवर्नमेंट विच आर वन ऑफ द हाईएस्ट अवेलेबल जॉब। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स की जॉब देख लो, ऑल इंडिया सर्विसेज देख लो, साइंटिस्ट देख लो ऑर्गेनाइजेशन में, डीआरडीओ, इसरो। और ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ में कोई भी क्या कहते हैं पोस्ट जो है ग्रुप सी ग्रुप डी की भी नहीं होती है, डीआरडीओ में भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की होती है, लेकिन ये इसके जो साइंटिस्ट होते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, फिर सेंट्रल इंडियन सिविल सर्विसेज, IAS, IRAS, IPS, IFS, IRS, IRTS, ये सब सारे एग्जाम्स आते हैं। तो ये जो लेवल्स में आते हैं, इनका स्टार्टिंग जो लेवल्स होता है, मान लो अगर वो 15 लेवल से होता है, लेकिन ज्वाइनिंग जो होती है सिविल सर्विसेज की वो किसी लेवल 10 से भी, लेवल 11 से भी हो सकती है। आपको समझना ये कि प्रमोशन अपने ट्रेनिंग पीरियड में वो किसी और लेवल में रहते हैं, बाद में प्रमोट होकर वो किसी और लेवल में आ जाते हैं। तो बेसिकली ग्रुप ए लेवल 15 से लेवल 20 को कवर करता है, जिसकी जो सैलरी यहाँ पे जो 56,000 से 90,000 दिखलाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे की बात की गई है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे की बात की गई है। बेसिक पे बेसिकली वो पे है जो आपके जो बेसिक नीड्स को, मार्केट के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए गवर्नमेंट आपके लिए एक मिनिमम अमाउंट फिक्स करती है कि ये आपका बेसिक पे है, ये आपका मिनिमम पेएबल अमाउंट है। इसके ऊपर फिर इसमें डीए लगता है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे जानते हैं आप लोग। इसके ऊपर फिर आपकी LTF लगती है, इसके ऊपर आपकी डिफरेंट अलाउंसेस लगते हैं। तो वो सब चीज़ होते हो मिल के आपको सैलरी जो है करीबन 2 लाख तक भी, 50 से 2.5 लाख तक भी इस ग्रुप में जा सकता है। लेकिन मतलब ये आप मान के चलो कि जितनी आपकी बेसिक पे है उसका × 2 आपकी इन हैंड रहती है। तो अगर 56,000 है तो नियर अबाउट 1,10,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। इसमें से PF डिडक्ट हो जाता है, इसमें से बाकी और भी डिडक्शन होती है। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि SBI PO को, SBI क्लर्क को कितना सैलरी मिलता है और क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। वो वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर आती है बात ग्रुप बी की। ग्रुप बी में जो गैजेटेड लेवल्स हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स वो ऑफिसर है जिसको एक ऑफिशियल्स दिया गया है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सील या स्टैम्प करके ऑफिशियली गैजेटेड बना दे। इसके जो जॉब के जो एम्प्लॉई होते हैं वो लेवल 10 से लेवल 14 के बीच में लाई करते हैं।
जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर होता है, जेसीओ होता है, ठीक है। एसएससी से कुछ पोस्ट इसके बढ़े जाते हैं जो 5400 ग्रेड पे रहता है। तो ग्रेड पे की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो लेवल 10 पे रहता है, लेवल 10 पे रहता है, ठीक है। और ग्रुप बी में हाँ, इसकी जो सैलरी होती है वो 54,000 से 82,000 तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ग्रुप बी में जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं वो लेवल 6 से लेवल 9 तक रहते हैं। इसमें 9 जो रहता है लेवल, ये इंटरनल प्रमोशन रहता है। तो 6, 7, 8 जो रहता है ये नॉन गैजेटेड पोस्ट रहता है। इसमें आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ये ऑथराइजेशन नहीं रहता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को गैजेटेड कर दो। तो ये बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द गजेटेड एंड द नॉन गजेटेड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट द फॉर्मर कैन ऑथराइज द इशुएंस ऑफ द ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैम्प्स वेयर एज द लेटर कैन नॉट। मतलब कि गैजेटेड जो होता है इसको इशू कर सकता है डॉक्यूमेंट, और नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो होता है उसको इशू नहीं कर सकता। ये डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स, बैंकिंग में, नेशनल बैंक में, स्टेट पुलिस ऑफिस, आरबीआई ग्रेड बी, ये सब आपके ग्रुप बी में लाई करते हैं। और एक चीज़ और आप जान लो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज़ लेवल 10 में ऑफिसर जो रहता है उन सबको गैजेटेड का परमिशन रहता है। जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हुआ या होम मिनिस्ट्री हुआ या फिनेंस मिनिस्ट्री हुआ, इसके अंडर डायरेक्टली आता है, उनको गैजेटेड ऑफिसर्स का पोस्ट मिलता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर है, इसरो है, इसमें हो सकता है कि लेवल 10 के जो ऑफिसर्स हों उनको गैजेटेड पोस्ट नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत क्लियर रहता है कि आपकी जो है पोस्ट गैजेटेड ऑफिसर है या कितने प्रमोशन के बाद से गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे आप, ठीक है। फिर आती है ग्रुप सी, जिसके लिए पूरी ये इशू हुई है अभी। ग्रुप सी और ग्रुप डी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात चल रही है एनआरए के थ्रू, ठीक है। वो भी उस एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। तो दिस इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द स्टाफ्स एट द ग्राउंड लेवल। दिस आर द, ये रूट लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, रूट लेवल के। सबसे ज़्यादा अगर आप मेजोरिटी देखोगे वो आपको ग्रुप सी में मिलेगा। दे आर द मोस्टली सपोर्टिव नॉन सुपरवाइजरी जॉब, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका बेसिकली इनका नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है। ये मैनेजरियल अप्रोच में नहीं रहते, ये प्रोडक्टिव अप्रोच में रहते हैं। इनको टेक्निकली करना होता है काम को, टेक्निकल वर्क्स रहता है। टैक्स असिस्टेंट्स, एएओ, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस, बैंक पीओ, सेक्शन हेड क्लर्क, स्टेनोग्राफ्स, ये ठीक है। और इनकी जो सैलरी होती है वो 18,000 से 45,000 होती है। देखो एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कई गवर्नमेंट में सीडीए स्किल का अप्रोच होता है। सीडीए स्किल का अप्रोच कहने का मतलब ये होता है कि आपकी बेसिक पे प्लस आपका ग्रेड पे, और डिफरेंट पीएसयूज में आईडीए अप्रोच रहता है। आईडीए को इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। इसमें आपका बेसिक पे और आईडीए इंडस्ट्रियल पे रहता है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है दोनों में कि गवर्नमेंट की जो सीडीए होती है वो साल में 2 बार बढ़ती है, हर 6 मंथ में, और जो पीएसयूज़ की जो आईडीए रहती है वो साल में 4 बार बढ़ती है, हर क्वार्टर में। ये हाफ ईयरली बढ़ती है और ये क्वार्टर बढ़ती है। जैसे कि अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कोविड-19 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो जनवरी 2020 का जो डियरनेस अलाउंस रहेगा वहीं पे फ्रीज हो गया है। यह इस बार जुलाई में नहीं बढ़ेगा, और मोस्टली ये जनवरी 2021 में भी नहीं बढ़ेगा। 2 बार का डीए गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब जो पीएसयूज़ के जो आईडीए हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप सी आपको समझना है। फिर ग्रुप डी में आता है, ये बॉटम ऑफ द गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय होता है, जो कि एकदम बिल्कुल ही उस पर काम करते हैं, जैसे कि ड्राइवर है, पियोन है, क्लीनर है, माली है, गार्ड है, बार्बर है, कुक है, और इन सब की जो है क्या कहते हैं, जो बेसिक सैलरी जो होती है वो 14,000 से 28,000 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे कि अभी एनआरए ने जो सीईटी का अनाउंस किया है, ये बताना बहुत जरूरी है अभी आप लोग को। एनआरए ने जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो अनाउंस किया है, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में मैंने बताया था कि 3 तरीके का होगा, सीईटी 10, सीईटी 12 एंड सीईटी पोस्ट ग्रेजुएशन। इसका मतलब 10th वाले जो होंगे सीईटी या 12th वाले जो सीईटी होंगे, ये सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं अभी सिर्फ ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, ये बैंक के लिए अलग होता था, एसएससी के लिए अलग होता था, और आरआरबी के लिए अलग होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए। लेकिन अभी यहाँ जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, तो अगर आप देखोगे एसएससी में आपको जनरल स्टडीज़ आता था, बैंक में आपको जनरल स्टडीज़ नहीं आते थे, जनरल अवेयरनेस आता था, अगर समझ लो, या बैंकिंग अवेयरनेस आता था, या कुछ भी, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। और यहाँ आरआरबी में कुछ आता था टेक्निकल क्वेश्चंस। अब क्योंकि ये तीनों का स्क्रीनिंग सेम हो गया है, तीनों की स्क्रीनिंग प्री जो है सेम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म को सेम किया जाएगा। प्लेटफॉर्म को सेम किया जाएगा मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न होंगे उसको भी सेम किया जाएगा। सेम करने का मतलब है कि किसी ना किसी में कुछ ना कुछ चेंजेज होगा।
तो ये जो साल है आपके लिए, जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है 2021 से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी तरीके से एग्जाम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को बढ़ा लो, अच्छे से एग्जाम करो, क्लियर करो, क्योंकि अगली बार जब ये पैटर्न चेंज होगा तो पूरा 1 से 2 साल फिर से आपको लगेगा पूरी पैटर्न को समझ के फिर से उस पर प्रिपरेशन करने के लिए। तो उतना टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि आप अभी टाइम स्पेंड करो और एक अच्छा सा एग्जाम क्लियर करो। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।